पहले तो मेरा ये था कि मैं थिएटर लाइन में ही जाऊँ, बट आई वाज स्ट्रगलिंग फाइनेंशियली अ लॉट। लेकिन अगर मैं थिएटर में ही फुल फ्लेज लग जाऊँगी तो फिर हमने जो इतने सारे हमारे मंथली बिल्स हैं वो नहीं हो पाएंगे। तो मेरा जो फर्स्ट कंटिन्यूटी कैरेक्टर था दैट वाज नामकरण, जो स्टार प्लस पे आता था। तो मैं सपना देखती थी कि जब मैं सामने किसी को कैमरे के सामने देखती थी, मैं सोचती थी एक दिन मैं भी कैमरे के आगे आऊँगी। जब मैं शूट कर रही हूँ तो मेरी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है। मुझे एंजेलिना जोली बहुत पसंद है। एंजेलिना जोली की मैंने फिल्म्स बहुत देखी, बचपन से उन्हीं को देखा है। अब इतना ज़्यादा बुरा टाइम देखा कि मेरे पास एक्चुअली खाने के लिए पैसे भी नहीं होते थे। मैं चीनी खा के जाती थी ऑडिशंस में। पर एक कंपनी का नेम था जो मैं बार बार गलत प्रोनाउंस कर रही थी। उसमें इतने रिटेक हो गए उस प्रोनाउंसिएशन में कि डायरेक्टर ने माइक पे गाली दे के बोला कि इस एक्टर को किसने कास्ट किया है। कुछ लोग सिर्फ किरदार निभाते हैं और कुछ उन किरदारों में अपनी रूह छोड़ जाते हैं। नामकरण से लेकर दिव्य दृष्टि और हाल ही में शहजादी है तू दिल की तक, हमारे आज के मेहमान ने न सिर्फ टीवी स्क्रीन पर बल्कि लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई है। नमस्कार, मैं खुशी रावत, अमर उजाला की इस खास सीरीज पहचान में आप सभी का स्वागत। आज हमारे साथ हैं एक्ट्रेस, परफॉर्मर एंड अ पर्सनालिटी बियॉन्ड कैमरा प्रकृति नौटियाल। हेलो प्रकृति, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू। प्रकृति, हम शुरू से शुरू करते हैं और हम जानना चाहेंगे कि प्रकृति बचपन में कैसी थी। हम लोग तो, मैं और मेरी सिस्टर दोनों ट्विन्स हैं, हम दोनों बहुत बदमाश थे। मतलब हम लोग लड़कों की तरह बहुत मटर गश्ती करते थे, लड़कियों वाले गुण हम में एक भी नहीं थे। ठीक, प्रकृति जो आज आप हैं एज एन एक्ट्रेस, और मैं पूछना चाहूँगी कि ऐसी क्या चीज़ें रहीं बचपन में जिन्होंने आपको इस तरीके से शेप किया कि आज आप फिल्म जगत में हैं, इंडस्ट्री में हैं। मैं स्कूल टाइम से ही प्लेज वगैरह, नाटक वगैरह में रही हूँ बहुत ज़्यादा एक्टिव। और ऐसा हुआ था कि जब मैं 10th में थी तो मुझे गुजरात में, तब हम लोग रहते थे, तो एक डीडी नेशनल की डॉक्यूमेंट्री थी, उसके लिए एक ऑफ़र आया था। बहुत ही छोटा सा साइड कैरेक्टर था, तो मम्मी ने बोला कि ठीक है, यू शुड गो फॉर इट। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, ट्राई करते हैं। फिर ऐसे ऑफ़र्स आते गए, तो फिर मैंने थोड़ा टाइम गुजराती इंडस्ट्री में काम किया, फिर पंजाबी इंडस्ट्री में किया, फिर मैं बॉम्बे शिफ्ट हुई। और गुजराती और पंजाबी इंडस्ट्री में जब आपने काम किया, क्योंकि मूल रूप से आप पहाड़ से हैं जी, तो क्या कभी ऐसे लैंग्वेज बैरियर फेस करने को मिला? उस टाइम पे क्या चैलेंजेस रहे होंगे आपके? हाँ, एक्चुअली गुजरात में तो मैं बहुत साल से रही हूँ, तो मुझे गुजराती बोलनी बहुत अच्छे से आती है, पढ़ना लिखना भी आता है गुजराती में। पर पंजाबी में मुझे ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ वो सीखने में, जब मैंने कॉलेज चंडीगढ़ से किया है। लेकिन मेरा एक चीज़ बहुत अच्छा स्किल रहा है, टचवुड, कि मैं लैंग्वेजेस बहुत जल्दी पिकअप कर लेती हूँ। तो मैं काफ़ी सारी भाषाएं बोल ही लेती हूँ, तो मुझे ईजी हो गया था। पर वो ये अभी टच नहीं है तो इतना फ्लो नहीं है, पर हाँ, अगर मुझे स्क्रिप्ट दी जाएगी तो मैं बोल लूँगी। ठीक, बिल्कुल। जैसे आपने बताया कि डीडी नेशनल में प्ले हुआ और मम्मी ने बोला कि आप चले जाओ और आपने कर लिया। लेकिन एक पॉइंट होता है हमारा लाइफ का, जब हम डिसाइड करते हैं कि हमें अब फुल फ्लेजेड यही करना है जीवन में, तो एक्टिंग, वो आपने जब डिसाइड किया, वो पॉइंट कौन सा था? मैं तब कॉलेज में ही थी। मैं साइमल्टेनियसली चंडीगढ़ भी रह रही थी और दिल्ली भी रह रही थी। तब मैं थिएटर कर रही थी दिल्ली में प्लेस। पहले तो मेरा ये था कि मैं थिएटर लाइन में ही जाऊँ, बट आई वाज स्ट्रगलिंग फाइनेंशियली अ लॉट। तो मैंने सोचा कि मैं एक बार बॉम्बे हो आती हूँ। तो मैंने सोचा 2 दिन के लिए जाके आती हूँ, एक मीटिंग वगैरह थी मेरी। तो मुझे शूट मिलते गए। पहले एपिसोड एक आता है ना, ये सीआईडी वगैरह, फियर फाइल्स, तो वो सब मैं करती रही। तो फिर मैंने सोचा नहीं, आई थिंक दिस इज़ इट, कि दिस इज़ माय जोन। अब मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक बात बोली कि फाइनेंशियल इश्यूज आए, और थिएटर में आज भी वो चीज़ वैसी ही है अगर हम देखें तो क्या आपको लगता है कि अगर प्रकृति को फाइनेंशियल इश्यूज नहीं देखने को मिलते थिएटर में, तो क्या कभी थिएटर छोड़ती हैं आप? नहीं, थिएटर तो नहीं छोड़ती। आज भी मेरा बहुत मन होता है कि मैं थिएटर करूँ। लेकिन अगर मैं थिएटर में ही फुल फ्लेज लग जाऊँगी तो फिर हमने जो इतने सारे हमारे मंथली बिल्स हैं वो नहीं हो पाएँगे। तो इसीलिए मैं टीवी इंडस्ट्री में भी हूँ ऑनेस्टली। टीवी ने मुझे फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट किया है, क्योंकि वो रेगुलर वर्क है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि प्रकृति 2010 से एक्टिंग कर रही हैं। तो आपने जैसे बताया, मैं बॉम्बे गई और मुझे शोज़ मिलते गए, लेकिन जो फर्स्ट होता है, पहली चीज़ जो होती है, वो हम कभी नहीं भूलते। तो वो जो पहला प्रोजेक्ट या पहला शो मिला, उसका क्या एक्सपीरियंस था? अगर मैं वैसे वाली फीलिंग की बात करूँ, मुझे ना एपिसोडिक में इतना ऑनेस्टली इतना आई डिडंट एन्जॉय इट, बिकॉज़ वो शॉर्ट टर्म के लिए था। तो मेरा जो फर्स्ट कंटिन्यूटी कैरेक्टर था दैट वाज नामकरण, जो स्टार प्लस पे आता था बहुत साल पहले। तो वो मुझे हमेशा याद रहेगा, क्योंकि वो मेरा पहला कंटिन्यूटी शो था और उसमें मैंने बहुत कुछ सीखा एंड बड़े-बड़े एक्टर्स के साथ काम किया। मैंने
एक्चुअली कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इतने आगे तक पहुंच जाऊंगी। मैंने ऑनेस्टली एज अ जूनियर स्टार्ट किया था काम। तो मैं सपना देखती थी कि जब मैं सामने किसी को कैमरे के सामने देखती थी तो मैं सोचती थी एक दिन मैं भी कैमरे के आगे आऊँगी। और उस शो में मुझे बहुत एक्सपोजर मिला ऑनेस्टली, बहुत फ़ैन फॉलोइंग उससे मिली है उस टाइम पे तो, एंड बहुत कुछ सीखने को मिला। प्रकृति, क्योंकि आप थिएटर बैकग्राउंड से आती है और रंगमंच में जो है वो स्क्रीन जैसी चीज़ें नहीं होती, आपको बहुत लाउड बोलना पड़ता है, आपका प्रोजेक्शन एकदम थ्रो सही होना चाहिए। तो जब आप रंगमंच से निकलकर टीवी पर आते हैं तो क्या दिक्कतें हैं, क्योंकि बहुत बार टोका जाता है एक्ट्रेस को, नहीं आप बहुत लाउड हैं। हाँ। तो उस तरीके की दिक्कतें जो आपने फेस की या जिसमें काम करना पड़ा आपको, वो आप शेयर करिए। एक्चुअली मैंने थिएटर से पहले ना वैसे शॉर्ट फिल्म्स में भी काम करना स्टार्ट कर दिया था। तो जब मैंने थिएटर किया तो मेरी आपने जो बोला आदत हो गई थी कि मैं एकदम लाउड बोलती थी। तो वो मुझे ऑडिशंस में भी बोलते थे कि थोड़ा, जो बॉम्बे से कोई अगर चंडीगढ़ आता था ऑडिशन में तो बोलता था आराम आराम से बोलिए, इतनी तेज़ी से मत बोलिए। तो ऐसा लगता था कि ये क्या होता है, एक्टिंग तो एक्टिंग होती है ना, कि कैमरे के अलग कैसी अलग एक्टिंग हो गई और स्टेज में कैसी अलग एक्टिंग हो गई। पर धीरे धीरे और ऑडिशंस देती गई, थोड़े शूट्स वगैरह कर दी गई तो समझ आया, क्योंकि माइक हमने पहना होता है शूट पे तो हम ज़्यादा तेज से नहीं बोल सकते। तो और आजकल तो खैर थिएटर में भी मैंने देखा है कि माइक वगैरह सिस्टम आ गया है। मेरे टाइम पे तो इतना नहीं था माइक वाला सिस्टम का। तो हाँ, वो एक वो आना चाहिए। कैमरा एक्टिंग अभी मुझे समझ आया बाद में कि हाँ अलग होती है कैमरा एक्टिंग, तो वो भी सीखनी बहुत ज़रूरी है कि कैमरे को, आपको कैमरा कैसे पकड़ना है, लाइट कैसे पकड़नी है, तो वो काफ़ी डिफरेंट तो है स्टेज से डेफिनेटली। अब जब हम एक्टिंग के क्षेत्र में बात करते हैं तो OTT एक ऐसी चीज़ है जिससे बड़ा जो ग्लैमराइज भी हुआ, पॉपुलराइज भी हुआ और बहुत महीन और बेहतरीन एक्टर उससे निकल कर आए। क्या OTT में प्रकृति काम करने की सोच रही हैं और क्या काम किया है? बिल्कुल, मैं OTT में सोच रही हूँ। मैंने एक वेब सीरीज़ करी थी इनकी एकता कपूर जी की, एक टीवी शो ही था, उन्हीं के रीमेक वेब सीरीज़ बनी थी ZEE5 की, जिसमें शाहिर शेख थे। तो वो मैंने अपनी जुड़वा बहन के साथ करी। उसके आगे भी मेरा बहुत मन किया, लेकिन ऐसा हुआ कि जब भी मुझे कोई प्रोजेक्ट आता मैं किसी टीवी शो में बिजी होती, मुझे डेट्स ही नहीं मिली। तो मन तो अभी भी है मेरा, मैं ऑडिशंस वगैरह देती रहती हूँ, पर पता नहीं शायद टाइम ऐसा चल रहा है कि अभी मैं टीवी ही करी जा रही हूँ। टीवी शोज़ में आप बिजी रही, आपने बात बोली, और ये हमेशा से हम सुनते आ रहे हैं जितने भी एक्टर्स से हमारी बात होती है कि टीवी शोज़ बड़े एंगेजिंग होते हैं। मतलब आपका पूरा पूरा दिन निकल जाता है, आपको शूट करना पड़ता है। तो कितना हेक्टिक होता है एक टीवी एक्टर का शेड्यूल? बहुत हेक्टिक होता है। मतलब टीवी में आने के बाद मुझे समझ आया कि भैया हैट्स ऑफ टू टीवी एक्टर्स। हम लोग करीबन 14-15 घंटे शूट करते हैं दिन में, और पहले तो शूटिंग डेज ज़्यादा होते थे, अब तो कट हो गए बजट कटिंग की वजह से। तो पहले तो हम 28 दिन 30 दिन शूट करते थे, और इतने घंटे, कभी कभी तो हमने मतलब 1-1 2-2 दिन कंटिन्यूसली शूट किया विदाउट एनी ब्रेक। और आप समझ लो कि अब आपको ये नहीं है कि अभी मैं थक गई हूँ तो आई विल टेक रेस्ट, अभी ये ऐसा कुछ नहीं है। टीवी में आपको पूरा लगना ही पड़ेगा। इतने सारे सीन्स हम लोग शूट करते हैं और बहुत हेक्टिक हो जाता है, लेकिन वो अब आदत पड़ गई है ऑनेस्टली। जब आप टीवी में काम करते हैं और इतने हेक्टिक शेड्यूल में काम करते हैं, ऐसा कोई फेज होता है कि चीज़ ऐसा लगता है कि छूट रही है ना यार, पर्सनल लाइफ ने बड़ा बैक सीट ले लिया है इस तरीके से? बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप कोई टीवी शो कर रहे हैं तो आपकी पर्सनल बैक सीट हो जाती है। मतलब मेरे लेवल के एक्टर की बात कर रही हूँ मैं, बहुत बड़े लेवल के एक्टर्स की बात नहीं कर रही हूँ। उनके तो अपने टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, वो उसी टर्म्स एंड कंडीशंस पे काम करते हैं। पर हम जो जूनियर्स हैं तो उनके हिसाब से मैं ये बोलूँगी कि मेरी लाइफ तो, जब मैं शूट कर रही हूँ तो मेरी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है। मैं शूट पे जाती हूँ, वर्कआउट करती हूँ अपना, अगर अपना डाइट फूड है तो उसकी प्रिपरेशन करती हूँ, तो उसी में निकल जाता है पूरा समय। और जब हमारा जो एक शो से दूसरे शो के बीच में जो गैप होता है वो हमारा अपना टाइम है, तो वो हम पूरा मतलब एंजॉय करते हैं कि हम पूरा मज़े करें इस टाइम पीरियड में, जैसे मैं अभी कर रही हूँ। बिल्कुल। जब हम बात करते हैं एक्टिंग की तो ये बड़ा होता है कि हम किसी ना किसी को ना आइडल मानते हैं। हाँ। तो प्रकृति ने बचपन से क्योंकि एक्टिंग की है, तो कोई ऐसा एक्टर जिससे प्रकृति से ये मतलब बहुत शानदार है या इनसे मिलना है, इस तरीके से? मुझे एंजेलिना जोली बहुत पसंद है। एंजेलिना जोली की मैंने फिल्म्स बहुत देखी, बचपन से उन्हीं को देखा है। एंड मतलब इट इज़ वेरी फनी कि आई हैव ऑलवेज वॉच्ड हॉलीवुड फिल्म्स एंड सिनेमा, पर मैं बॉलीवुड में, मुझे लोग बोलते भी तुम बॉलीवुड में आई क्यों, कि तुम्हारा तो ऐसा कुछ कनेक्शन ही नहीं लगता है। बट हाँ, मैं उनको बहुत ज़्यादा एडमायर करती हूँ। द वे शी हैज़ एक्टेड इन मैनी फिल्म्स बहुत इंस्पायरिंग है। मतलब उनको देख के लगता नहीं कि वो एक्ट कर रही है, उन्हें देख के लगता है वो कैरेक्टर को जी रही है। तो या
एंजेलिना जोली फॉर श्योर। प्रकृति 10 साल से ज़्यादा समय हो गया है आपको टीवी इंडस्ट्री में और बहुत से शो किए आपने, बैरिस्टर बाबू उनमें से एक है। तो पहले तो आप अपनी जर्नी शेयर कीजिए कि मतलब वो जो शोज़ आप करती चली गई, कैसा वो एक्सपीरियंस रहा? बहुत ही ज़्यादा टफ था ऑनेस्टली, क्योंकि मेरी मॉम इज़ अ सिंगल पेरेंट, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर पाई। तो मैंने बहुत ही बुरा टाइम देखा अपने अर्ली डेज़ में बॉम्बे में। मतलब इतना ज़्यादा बुरा टाइम देखा कि मेरे पास एक्चुअली खाने के लिए पैसे भी नहीं होते थे। मैं चीनी खा के जाती थी ऑडिशंस में कि मेरा बीपी लो ना हो, एनर्जी लो ना हो, क्योंकि एनर्जी चाहिए होती है ऑडिशंस में। पर एक चीज़ थी कि मेरे में इतना ज़्यादा एक्टिंग को लेके पैशन था कि मैंने क्विट नहीं किया तभी भी। मैं पागल थी एक्टिंग, क्योंकि मैं कुछ तो करना ही है। तो ऐसे करते करते मैं ऑडिशंस देने लग गई बहुत जगह, एंड सबको मेरा एनर्जी लेवल करीना कपूर वाला लगा। तो उस चक्कर में मुझे काफ़ी ज़्यादा काम मिल गया एंड मैं बैक टू बैक शोज़ करती गई। एंड मेरी बहन, जैसे मैंने बताया भी था कि हम दोनों ट्विन्स हैं, तो हमने एज ट्विन्स नामकरण भी किया था, और बैरिस्टर बाबू जो आपने बोला कलर्स का, वो भी हम दोनों ने एक साथ किया एज ट्विन्स। आपने बात बोली कि बहुत स्ट्रगलिंग फेज देखा है, तो जब आप जाते हैं ना ऑडिशन में और आपको वो मनाही मिल जाए कि नहीं नहीं हो सकता है या आप सिलेक्टेड नहीं हुए, उसको डील करने के लिए बड़ी जिस्ट चाहिए होती है अंदर से। उस चीज़ को जो आपके फेलियर्स है उनको प्रकृति ने किस तरीके से डील किया? एक चीज़ मुझे अपने बारे में बहुत अच्छी लगती है कि मैं ज़िद्दी बहुत ज़्यादा हूँ। जहाँ मुझे ना हो गया तो मतलब मैं वहाँ हाँ करके ही रहती हूँ, मेरे में बचपन से ही था। तो मैंने कभी भी मतलब मैं डीमोटिवेट नहीं हुई, मैंने बस ये देखा कि मुझे अपने आप को कहाँ इम्प्रूव करना है, कौन से एरिया में। या तो मेरी एक्टिंग अच्छी नहीं है, काफ़ी जगह तो मैं रिजेक्ट इसलिए हुई कि मैं एक तो बहुत पतली थी, तो कुछ लोग बोलते थे थोड़ा सा वेट पुट ऑन करो, मैं अंडर वेट थी। फिर काफ़ी जगह रिजेक्ट हुई कि हाइट कम है, तो आप तो कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन मैंने ये सब नहीं सोचा। मैंने सोचा कि अगर मेरा क्राफ्ट अच्छा है, अगर मैं एक्टिंग अच्छा करती हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं कुछ तो मिल ही जाएगा। तो फिर मैं लगी रही ऑडिशंस में, बहुत रिजेक्शंस मिले। जैसे आप बोल रहे हो, मैं एक दिन में 10-10 ऑडिशन देती थी, और ऑब्वियसली ऑटो के पैसे नहीं होते थे, तो मैं वॉक करके जाती थी बहुत दूर दूर तक, और हेयर एंड मेकअप करके प्रॉपर, तो पूरा पसीना पसीना हो जाती थी। लेकिन तो भी मतलब मैं बारिशों में भी चल के गई हूँ कि मुझे कोई लेना। मैंने गीले होकर भी ऑडिशन दिया है कि मैं बस दिखना चाहती हूँ, कि मैं चाहती थी कि लोग मुझे देखें कि मेरे में है कुछ टैलेंट। और आई थिंक इतनी अगर कोई भी आप उसमें मेहनत करो प्रोफेशन में, तो आप सक्सेसफुल हो ही जाओगे। बहुत सुंदर। जब हम कंटिन्यू इतनी मेहनत कर रहे हो, इतने ऑडिशन दे रहे हो, रिजेक्शन भी फेस कर रहे हो, तो बहुत चीज़ें होती हैं जो हमें शेप कर देती हैं। तो कभी किसी शूट पे आप गई हो या किसी ऑडिशन के लिए आप गई हो और डायरेक्टर, एक्टर या को एक्टर ने आपको कोई ऐसा फीडबैक दिया हो जो आप पे बिल्कुल दिमाग में स्टक हो गया हो कि हाँ ये इसने ऐसा बोला है, या उसने आपको बेहतर इंसान बनने में मदद की हो, इस तरीके से कोई एक्सपीरियंस आपका रहा हो? तो हाँ, हर शूट पे ही होता है, क्योंकि आप एक तो हमेशा एक सीढ़ी ऊपर चढ़ते रहते हो, तो वो चढ़ने के लिए भी आपको काफ़ी चीज़ों पे इम्प्रूव करना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे शूट्स में हुआ। एक बार तो एक डायरेक्टर ने मुझे एक बहुत बड़ी स्क्रिप्ट थी, मैं जर्नलिस्ट का ही कैरेक्टर प्ले कर रही थी, और 4 जर्नलिस्ट रिप्लेस हो गई क्योंकि वो स्क्रिप्ट ही नहीं लर्न कर पा रही। उनको मतलब 4 पेजेस की स्क्रिप्ट थी, एक ही बार में उनको बोलना था, नहीं कर पा रहा था कोई भी। तो मैं चौथी एक्टर थी जो उस चीज़ के लिए कास्ट हुई। तो उस शो में मैंने बोल तो मतलब सारी एक ही बार में कर, मैं तो थिएटर करके आ रखी, तो मेरा मेमोरी बहुत अच्छा है इस मामले में। पर एक कंपनी का नेम था जो मैं बार बार गलत प्रोनाउंस कर रही थी, वहीं पे बार बार मैं अटक रही थी। तो इतने रिटेक हो गए उस प्रोनाउंसिएशन में कि डायरेक्टर ने माइक पे गाली देके बोला कि इस एक्टर को किसने कास्ट किया है। और मैं रोई जा रही हूँ, मतलब मुझे इतना बुरा लग रहा है कि मैं एक शब्द में अटक रही हूँ, पूरी स्क्रिप्ट बोल रही हूँ लेकिन एक शब्द में बार बार मैं गलत बोल रही हूँ। इतना रोई मैं उस शूट पे। लेकिन मैंने ठान लिया कि अब नेक्स्ट में इतना अच्छा करूँगी कि किसी को शिकायत का मौका नहीं दूंगी। तो मैंने हर शो में यही ट्राई किया कि मैं अब पिछले से बेस्ट करूं, एंड दैट आई डिलीवर्ड। वो मैं आई एम वेरी हार्ड वर्किंग, और मैं अपनी ही बहुत बड़ी क्रिटिक हूँ। मतलब कोई मुझे कुछ गलती बता दे, मैं 100 गलतियां सामने से बता दूंगी कि मेरे अंदर क्या गलती है। तो उस चीज़ में मैं इम्प्रूव करती रहती हूँ कि अच्छा मेरे में ये गलती है, अब मुझे ये ठीक करना है, और ये आपको बेहतर इंसान और बेहतर एक्टर बनने में मदद करता है। बिल्कुल। जब आपने बोला कि क्योंकि हम जानते हैं इस बात को, और ये रियलिटी है कि टीवी इंडस्ट्री बहुत क्रूअल है व्हेन इट कम्स टू ऑडिशनिंग एंड ऑल दैट थिंग, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी कि इन सब के बीच में ऐसा भी कोई होता है जो आपको बड़ा कंफर्ट करता है कि नहीं आप कर लेंगे, और वो बतौर इंसान हम सबको एक ऐसा इंसान चाहिए होता है। तो प्रकृति के स्ट्रगलिंग डेज में ऐसा कौन रहा आपके साथ?
एक तो मेरे बहुत सारे को एक्टर्स रहे हैं ऑनेस्टली, क्योंकि उनको भी पता है कि क्या स्ट्रगल रही है। कई बिल्कुल। कई चीज़ें नॉन एक्टर्स नहीं समझ पाते, फैमिली कई कई बार वो चीज़ नहीं समझ पाएगी क्योंकि वो उस फील्ड से नहीं है। तो मेरे को एक्टर्स मेरी बहुत स्ट्रेंथ बने हैं। मतलब वो मेरे बहुत बड़े क्रिटिक भी थे नो डाउट, पर मेरी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ भी थे, बिकॉज दे हैव ऑलवेज पुश्ड मी टूवर्ड्स बेटरमेंट, कि तुम और अच्छा करो, ऐसे करो वैसे करो। तो गाइडेंस भी बहुत दी है मुझे। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है ऑफ माय फ्रेंड्स एंड को एक्टर्स। आपका एक शो रहा बैरिस्टर बाबू, जो चाइल्ड मैरिज पे बात करता है, ब्रॉथल सिस्टम पे बात करता है। मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि आपने उसे किया है, उस किरदार को जिया है, तो आपको क्या लगता है जो सिनेमा है और जो टीवी है वो हमारी सोसाइटी को किस तरीके से शेप करता है, पहला। और दूसरा, बैरिस्टर बाबू जैसे शोज़ या और भी ऐसे कई शो जो सोशल इश्यूज़ पर बात करते हैं, वो किस तरीके से और कैसे और कितने बनने चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि पहले सोशल इश्यूज़ पे बहुत शोज़ बनते थे। जी। पहले शोज़ की स्टोरी बहुत बेटर होती थी। बैरिस्टर बाबू इज़ वन ऑफ द शोज़ ऑनेस्टली। और ऐसे शोज़ और बनने चाहिए, क्योंकि कई कई बार जो जहाँ तक फ़िल्में नहीं पहुँच पाती हैं, बड़ा सिनेमा जहाँ बड़े पर्दा नहीं पहुँच पाया है, तो वहाँ पे छोटा पर्दा बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मुझे लगता है कि और बनने चाहिए, क्योंकि ये रियलिटी को दिखाती है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे एक्सेप्ट कर लो, जैसे कि अभी हम बात भी कर रहे थे। आप बिल्कुल। एक्सेप्ट नहीं करना है कि ये ब्रॉथल सिस्टम है तो ये ओके है, तो वी शुड नॉट एक्सेप्ट दैट। बट हमें रियलिटी ओपन माइंड से देखनी चाहिए कि हाँ, ये चीज़ें आजकल एग्जिस्ट करती है। चाइल्ड मैरिज भी आज भी डेट में एग्जिस्ट कर रही है। हमारे बीच में नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों के बीच में हो रहा है। तो आई थिंक उस चीज़ को देखना और हम अपनी सोसाइटी में कैसे योगदान दें कि हमारी सोसाइटी चेंज हो, वो बहुत मैटर करता है। प्रकृति, आपने बहुत टीवी शोज़ किए हैं, और लेकिन एक होता है ना कि फेवरेट रह जाती है कोई चीज़, तो उन सारे शोज़ में से कौन सा है जो आपके दिल के बड़े करीब है? ये रिसेंट वाला जो अभी मैंने किया है, शहजादी है तू दिल की, स्टार प्लस पे आता था अभी 1.5 महीने पहले ही वो शो बंद हुआ। तो वो मेरे बहुत ज़्यादा दिल के करीब है, क्योंकि मैंने अपनी एज से काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया। मतलब मैं मदर का रोल प्ले कर रही थी, तो इतने बड़े बच्चे का मदर का रोल मैंने कभी प्ले नहीं किया। बट मुझे आया ये शो, और स्टार प्लस का था, वो तो मेरा फेवरेट चैनल है, क्योंकि उसी से मैं लॉन्च हुई हूँ ऑनेस्टली इस इंडस्ट्री में। तो फिर मैंने सोचा मैं कर लेती हूँ। और मतलब पहले मुझे लगता था कि मेरे में मदरली इंस्टिंक्ट कभी नहीं होने वाली, पर ये शो करने के बाद मुझे लगता है नहीं, मेरे में इंस्टिंक्ट आई है मदरली, which is very shocking to me honestly. ये तो हो गई शो की बात, लेकिन कैरेक्टर बिल्कुल शो से अलग हो जाता है। तो ऐसा कोई कैरेक्टर जो प्रकृति अभी तक छोड़ ना पाई हो, कि मतलब वो हमेशा आपके साथ चलता हो? यार ये तो बहुत ही, एक कैरेक्टर तो नहीं होगा। मैं यही बोलूँगी कि सारे कैरेक्टर्स हम लेके ही चलते हैं। हमारा हर कैरेक्टर से, क्योंकि हमने कोई साल प्ले कर रहे हैं, कोई इतने महीने प्ले कर रहे हैं, तो उसकी एक दो चीज़ें तो हम लेके ही चलते हैं। मुझे नहीं लगता कि हम वो कैरेक्टर का कुछ भी पार्ट ऐसा कि हम 100% चली जाए, ऐसा नहीं हो सकता। हम हर पार्ट कैरी करते हैं, वो आपकी पर्सनालिटी में आ जाता है। हाँ। और हम एक्चुअली अपनी तरीके से भी करते हैं ना, कि हमारा भी वो पार्ट उस कैरेक्टर में है, तो वो इंटरकनेक्टेड है। वो तो मुझे नहीं लगता कि हम छोड़ सकते हैं। क्योंकि हमने बहुत बिजी शेड्यूल की बात की टीवी इंडस्ट्री में। मैं ये जानना चाहूँगी कि जब शो नहीं हो रहे होते हैं, आपका ब्रेक होता है, तो आपने जैसे बोला कि अभी तो आप एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन ऐसा भी कोई टाइम रहा कि जब मतलब एज एन एक्टर जो वो लोनली फीलिंग होती है, क्या उसको कभी आपने फेस किया? हाँ, लोनली फीलिंग तो रहती है यार, ये झूठ क्यों बोले। और बॉम्बे इतना बड़ा शहर है, और आपके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। जैसे मैं बोलूँगी देहरादून में मुझे आके अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे मैं किसी को भी कुछ बोल दूँगी, हाँ हाँ हम कर देंगे, कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, एक वैसा संबंध है। पर बॉम्बे में नहीं है, कि सब लोग अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी हैं, तो लोनलीनेस तो बिल्कुल है। और स्पेशली जब आप कोई शो ना कर रहे हो। मेरा बीच में 3 साल का गैप था, तो मैं विलिंगली, ऑनेस्टली मैंने विलिंगली ही ब्रेक लिया था। उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि मैं क्या कर रही हूँ अपनी लाइफ में, क्या मैं सही रास्ते पे हूँ। और थोड़ा सा ऑनेस्टली मैं थोड़ा स्पिरिचुअल रास्ते पे भी हूँ, तो कभी कभी लगता है कि क्या मैं इस इंडस्ट्री में मुझे रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। लेकिन पैशन भी इतना स्ट्रॉन्ग है मेरा कि मुझे नहीं लगता मैं क्विट कर भी सकती हूँ। बिल्कुल, जैसे आपने बोला 3 साल का ब्रेक आपने लिया, ऑल्दो वो विलिंगली था, लेकिन जैसे होता है ना कि हम अपना रिज्यूम कहीं देते हैं और वो कहते हैं कि आपके इसमें गैप है, क्यों है, क्या रीज़न है? तो ऐसा कि फिल्म इंडस्ट्री में भी होता है कि आपको उस गैप का रीज़न देना पड़ता है?
उस तरीके यार से? मुझे इतना आइडिया नहीं है, मैंने फिल्में करी हैं, बहुत छोटे छोटे किरदार किए हैं, तो मुझे उस चीज़ का इतना आइडिया नहीं है। हो सकता होगा पूछते हैं, क्योंकि जब मैं टीवी का ही ब्रेक लिया था तब मुझसे पूछा गया था कि आप इतना टाइम आपने कोई शो क्यों नहीं किया, तो तब मैं इसलिए ब्रेक ले रही थी कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में जाऊंगी, मेरा ये था। पर फिर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी इतनी है कि फिर मैंने सोचा नहीं, अब तो मेरे सारे फंड्स एग्जॉस्ट हो गए थे 3 साल में, तो फिर मैंने सोचा नहीं, मैं कर ही देती हूँ, जब आएगा अपॉर्चुनिटी तब देख लेंगे। आप वो इंसान है जिन्होंने रंगमंच भी किया, शॉर्ट फिल्म्स भी की, उसके बाद ओटीटी भी किया और टीवी इंडस्ट्रीज में तो हम हैं। तो इन सब में ना अलग अलग वेरिएशन है, सबसे डिफिकल्टी किस में हुई करने में? वैसे तो देखा जाए फिर सारे ही हैं। अगर आप फिल्म लाइन में हो तो एक फिल्म से दूसरे फिल्म के बीच में टाइम मिलने में जो टाइम पीरियड है वो सरवाइव करना फाइनेंशियली मुश्किल है। और अगर आपकी फिल्म बहुत ज़्यादा बड़ी ना हिट हुई हो तो फिर वो भी आपको वो लगता है कि यार इतनी मेहनत करी, वर्कशॉप्स किए, इतना टाइम शूटिंग को दिया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। और टीवी में अलग स्ट्रगल है, पैसा तो है उल्टा है, पैसा तो है लेकिन फिर इतना हेक्टिक शेड्यूल है कि अगर आप 5-6 दिन बीमार पड़ गए तो आपको इतनी लंबी छुट्टी नहीं मिल सकती, तो बीमारी में भी काम करना पड़ता है। गुजराती में आपने काम किया, पंजाबी में आपने काम किया, आप पहाड़ी हैं, क्या पहाड़ी रीजनल सिनेमा में काम करना पसंद करेंगी? बिल्कुल मैं बिल्कुल करना चाहती हूँ। ये मैंने अपनी मम्मी को भी बोला है कि मेरी मम्मी भी, जैसे मेरी मम्मी भी एक्टर है, थिएटर एक्टर है, उन्होंने अभी एक फिल्म भी करी, गढ़वाली फिल्म, अब मैं उनका नाम भूल गई, पर मैं करना चाहती हूँ, लेकिन कोई अप्रोच कर लो प्लीज, जो देख रहे हैं प्लीज अप्रोच मी। क्या आपने कभी अप्रोच नहीं किया अपनी ओर से पहाड़ी? मैं किसी को जानती ही नहीं हूँ। मैंने थोड़े बहुत कुछ गढ़वाली जो इस इंडस्ट्री में रहे हैं उनको बहुत पहले किया था, लेकिन कुछ हुआ नहीं, और इतना कम रेम्यूनरेशन था कि फिर मैंने सोचा इससे मेरा खर्चा नहीं निकल पाएगा। बिल्कुल। तो फिर मैंने नहीं, आगे बढ़ी नहीं। आपने अपने रीसेंट शो की बात की तो उसमें आपने बोला कि आपने माँ का किरदार प्ले किया और आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि मदरली इंस्टिंक्ट आ पाएंगे, लेकिन हो गया। मैं जानना चाहूँगी कि प्रकृति, टाइपकास्ट के बारे में बहुत बात होती है कि आप कभी एक रोल कर लें तो आपको फिर उसी में फिट कर दिया जाता है, तो क्या प्रकृति टाइपकास्ट हुई है इंडस्ट्री के अंदर? हाँ, अब मैं हो रही हूँ। जब से मैंने माँ के कैरेक्टर प्ले किए हैं तब से मुझे माँ के ही रोल अप्रोच हुए जा रहे हैं, लेकिन मुझे अच्छा भी लगता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब से मैंने मदरली कैरेक्टर्स प्ले करने शुरू किए मेरे में एक मैच्योरिटी भी आ गई है, तो आई डोंट माइंड। और साड़ी कंफर्टेबल होता है पहनना, अगर मुझे यहीं कोई यंग लड़की का दे तो मैं नहीं कर पाऊंगी। बिल्कुल, आप कंफर्टेबल है बीइंग टाइपकास्ट? बिल्कुल, मैं आंटी वाइब में मैं एकदम वाइब कर रही हूँ। बिल्कुल। अगर कल टीवी बंद हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए कि बिल्कुल टीवी इंडस्ट्री बंद है, प्रकृति को एक्टिंग नहीं करनी है, तो प्रकृति क्या करेंगी? खेती करने का सोचा है मैंने, और मेरा ये प्लान भी है कि मैं एक थोड़ा अपना गांव वापस, रिवर्स माइग्रेशन जिसे बोलते हैं, अपने गांव में वापस जाएं और वहाँ पे कुछ काम स्टार्ट करें, क्योंकि वहाँ से लोग जा रहे हैं शहरों की तरफ, और शहरों में भी ऑनेस्टली कोई बहुत हैप्पी लाइफ नहीं है, जो स्पेशली पहाड़ी लोगों के लिए। हम पहाड़ी तो शहरों में नहीं रह सकते, मैं तो नहीं रह सकती। मैं तो जैसे ही मेरा शो बंद होता है मैं भाग जाती हूँ, तुरंत यहाँ आ जाती हूँ, कहीं ना कहीं पहाड़ों में चली जाती हूँ ट्रैकिंग करने। तो है मेरा ये सपना कि मैं अपनी खेती करूँ, अपने खुद फल सब्जियाँ ये सब उगाऊँ, क्योंकि एक तो मार्केट में भी बहुत हर चीज़ केमिकल वाली आ रही है, और सेहत की तो सबकी बैंड बज चुकी है। तो मैं अब इस चीज़ में आगे करूँगी अगर ऐसा हुआ तो। फिर साइमल्टेनियसली भी करना है, ये प्लान है मेरा। बिल्कुल बिल्कुल। मूल रूप से आप टिहरी की रहने वाली है, तो टिहरी से जुड़ी कोई याद है बचपन की? हाँ, हम लोग जब छुट्टियों में, जब छोटे होते थे, छुट्टियों में जाते थे गाँव, तो हमने, मेरी बहन ने और मैंने एक बार पड़ोस के थोड़े दूर थे किसी गांव में किसी के घर, तो वहाँ से बकरी चुरा लाए थे। तो हम दोनों वैसे ही बहुत बदमाश रहे। किसी के एक दिन हमने सारे गमले रख के अपने घर में रख लिए थे। तो हमें प्रकृति से जुड़े रहना बहुत पसंद है। हम बंदरों की तरह एक पेड़ से दूसरे पेड़ में कूदते रहते थे, फल तोड़ के खाते रहते थे। तो वो लाइफ अब दोबारा जीनी है। बिल्कुल। अगर प्रकृति की लाइफ पे कोई मूवी या कोई शो रिलीज होता है बिल्कुल अनसेंसर्ड, तो ऐसा कौन सी चीज होगी जिसे देखकर लोग शॉक होंगे कि अरे ये भी था? ये तो ज़्यादा ही डीप सवाल हो गया। बिल्कुल शॉक होंगे, क्योंकि मैं एक टाइम पे बहुत ज़्यादा वाइल्ड चाइल्ड जिसे बोलते हैं वो रही हूँ अपने कॉलेज टाइम में। क्योंकि वैसे ही होता है, दिमाग फिरा हुआ होता है कॉलेज के टाइम पे, अकल तो होती नहीं है, तो पार्टियाँ ही करती रहती थी मैं तो। मतलब काम भी करती थी, ऐसा नहीं है, पर मुझे रोज़ पार्टी करनी है, रोज़ मज़े करने हैं। तो मैंने बहुत पार्टियाँ करी हैं। आज जब मैं अपने पास्ट को सोचती हूँ, मैं सोचती थी कि मैं कितनी कि कैसी सी थी मैं।
पर चलो अच्छी बात है कि अकल आ गई मुझे। बिल्कुल। इतने शोज हो गए और टीवी पे आने का सपना पूरा हो गया। प्रकृति का वो कौन सा मकाम था जहाँ पे प्रकृति ने माना कि हाँ अभी मैं सफल हूँ, मैं अपने को कह सकती हूँ कि आई एम अ सक्सेसफुल टीवी एक्ट्रेस? ये तो मैं एक्चुअली अभी जो मैंने प्रॉपर्टी खरीदी उससे मुझे लगा कि क्योंकि पैसा तो इसी से, जो कंटिन्यूअस पैसा था वो टीवी से ही आया, तो मुझे लगा कि नहीं ये चीज़ मैंने अकम्प्लिश करी है, तो लगा कि चलो कुछ तो कर रही हूँ मैं ज़िंदगी में। रैपिड फायर राउंड से पहले एक आखिरी सवाल हम आपसे लेंगे कि जो युवा हैं, चाहे वो हमारे पहाड़ के हो चाहे देश के किसी भी कोने के हो, टीवी इंडस्ट्री में आने के अगर सोच रहे हैं तो उन्हें प्रकृति क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, बहुत ही कठिन सवाल है ये। इसका जवाब भी बहुत कठिन है, मतलब बहुत स्ट्रगल है ऑनेस्टली। अगर आप में बहुत ज़्यादा जुनून है, बहुत ज़्यादा जज्बा है स्ट्रगल करने का, सरवाइव करने का और एक्टिंग का, तो ही आइएगा। अगर नहीं है तो आ तो जाएंगे लेकिन थोड़े टाइम में वापस भी चले जाएंगे। पर ये है कि अगर पैशन है किसी चीज़ का और मेहनती भी हो तो कहीं ना कहीं पहुंच ही जाएंगे। प्रकृति, झट से आपको जवाब देने हैं इसमें, फेम या फ्रीडम? फ्रीडम। अगर पैसों की बाध्यता ना हो तो थिएटर या टीवी? थिएटर। रीटेक्स इन एक्टिंग और रीटेक्स इन रियल लाइफ? रीटेक्स इन रियल लाइफ। बीइंग डिजायर्ड और बीइंग अंडरस्टूड? बीइंग अंडरस्टूड। कैरेक्टर यू प्लेड वर्सेस कैरेक्टर यू हाइड? कैरेक्टर आई प्लेड। ओके, तो ये थी हमारे संग प्रकृति नौटियाल। शुक्रिया प्रकृति हमारे संग जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।